तो जनरलाइज नोडल इन्वॉल्वमेंट हो गया कि चलो हैंड्स के अंदर हमने देख लिया कि प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल, जिसके अंदर डिस्टल इंटरफेरेंजियल हो सकता है और प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स, इनकी इन्वॉल्वमेंट है, स्टिफनेस है, स्वेलिंग है, नोड्स बने हुए होते हैं, ये हो सकता है। नंबर 2 हम देखेंगे अब सुपाइन ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये भी बहुत आसान सा है। सुपाइन ऑस्टियोआर्थराइटिस मोस्टली इफेक्ट कर रहा होता है सर्वाइकल रीजन को, और नंबर 2 इफेक्ट कर रहा होता है लंबर रीजन को। ठीक है, जब सर्वाइकल रीजन को इफेक्ट करता है तो फिर हम उसको कहते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस। क्या कहते हैं? सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस। सर्वाइकल रीजन को जब इन्वॉल्व करेगा तो उसकी वजह से पेन कहाँ कहाँ होता है? नेक पेन होता है, और ये नेक वाला पेन सर्विक्स वाले रीजन पे, ये नेक वाला पेन रेडिएट करके आर्म्स की तरफ जाता है। ठीक है, और पेन जो है वो एग्रीवेट होता है मूवमेंट के साथ, और अगर पेशेंट रेस्ट करेगा तो ये पेन रिलीफ हो जाता है। इसी तरह अगर लंबर स्पॉन्डाइलोसिस होती है तो लंबर स्पॉन्डाइलोसिस में बैक पेन होता है, और वो पेन रेडिएट करके नीचे लंबर रीजन से नीचे कहाँ जाएगा? बटक्स की तरफ जाता है, लेग्स की तरफ, थाइस की तरफ जाता है। और वही बात है कि ये पेन भी ज़्यादा होता है जब पेशेंट मूव करेगा, मूवमेंट पे ज़्यादा होता है। ठीक है, नाउ थर्ड चीज़ आती है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस अगर नी का, देखो ना स्पेसिफिक से फीचर्स हैं, आसान सी बात है कि अगर हैंड में है तो स्वेलिंग होगी, स्टिफनेस होगी, पेन होगा, टेंडरनेस होगी, नोड्स होंगे। अगर सुपाइन में होगा, सर्वाइकल सुपाइन में नेक पेन आर्म तक जाएगा, और अगर ये लंबर रीजन को इन्वॉल्व करेगा तो बैक पेन है जो नीचे थाइस की तरफ जा रहा है। अब उसी तरह बात आ जाती है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस अगर किसका होगा? नी एरिया का होगा, तो इसमें क्या होगा? तो वो कह रहे हैं नी एरिया में ऑस्टियोआर्थराइटिस ज़्यादातर टारगेट कर रहा होता है पटेलो फेमोरल या मीडियो टीबियो फेमोरल कंपार्टमेंट जो है ना आपका नी का, उसको कर रहा होता है। सम टाइम जो है वो इन एसोसिएशन वहाँ पे हमें सूडो गाउट भी मिलता है। लोकली अगर हम लोग नी को एग्जामिन करेंगे तो एक एक्सेप्शन यहाँ पे आपने याद रखनी है कि वैसे हम कहते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में एसिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन वुमेन के अंदर अगर नी के अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा तो वो बायलेटरल और सिमेट्रिकल हो सकता है। ठीक है, वुमेन्स के अंदर क्या हो सकता है? बायलेटरल और सिमेट्रिकल नी के लेवल पे ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। लेकिन अगर मेल्स के अंदर है और आफ्टर ट्रोमा हुआ है नी के लेवल पर, मेल्स के अंदर आफ्टर ट्रोमा यूनिलेटरल भी हो सकता है, लेकिन कुछ फीमेल्स के अंदर बायलेटरल और सिमेट्रिकल भी मिलता है। नी के इन्वॉल्वमेंट की वजह से एक जर्की या एटेक्सिक सी गेट होती है, और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बेटे अगेन डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट है कि वेरिस डिफॉर्मिटी होती है। अगर हम इसको कंपेयर करें र्यूमेटाइड में तो वहाँ पे वेल्गस डिफॉर्मिटी होती है। ठीक है, और साथ ही साथ ज़ाहिर है जॉइंट लाइन के अंदर टेंडरनेस भी होनी है। सो नी की इन्वॉल्वमेंट में आपने ये बात याद रखनी है कि फीमेल के अंदर ये बायलेटरल और सिमेट्रिकल है, बाकी वहाँ पे स्वेलिंग, टेंडरनेस, वेरिस डिफॉर्मिटी और जर्की एटल्जिक गेट जो है वो तो होनी ही होनी है। वीकनिंग और वेस्टिंग क्वाड्रिसेप मसल की भी हो सकती है, और साथ ही साथ वो कह रहा है कि वीकनिंग और वेस्टिंग होती है किसकी? क्वाड्रिसेप मसल की। और साथ में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फ्लेक्शन और एक्सटेंशन जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, और वो करने पे आवाज़ें आती है। ठीक है, आखिरी बात है कि अगर ये हिप की इन्वॉल्वमेंट हुई, हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ, तो फिर क्या होगा? हिप का ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो कॉमनली सुपीरियर जॉइंट जो है, सुपीरियर एस्पेक्ट को ज़्यादा इफेक्ट कर रहा होता है, और मैक्सिमली ये इन द इंटीरियर ग्रॉइन हो रहा होता है, और ये पेन रेडिएट करके जाता है बटक्स रीजन में, इंटेरोलेटरल थाई में, नी में और शिन में। सेम पेशेंट की गेट में प्रॉब्लम होता है, वीकनिंग और वेस्टनिंग होती है क्वाड्रिसेप और ग्लूटियल मसल की। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि जब पेशेंट जो है हिप को फ्लेक्स करके इंटरनल रोटेशन की कोशिश करता है तो बहुत ज़्यादा पेन होता है। ये बड़ा अर्लीस्ट और सेंसिटिव साइन है हिप की ऑस्टियोआर्थराइटिस का। ठीक है, बाकी इंटीरियर ग्रॉइन में टेंडरनेस होती है। तो ये इतनी सी बात थी किसकी? ऑस्टियोआर्थराइटिस की। सो ऑस्टियोआर्थराइटिस को आपने 4 कैटेगरीज में याद रखना है। नंबर 1 हमें लोग कहते हैं कि जनरलाइज नोडल ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जिसमें मोस्टली इंटरफेरेंजियल, प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट पे हमने कहा बुचार्ट और हर्बंडन नोड, और वहाँ पे स्वेलिंग वगैरह है। नंबर 2 फिर हमने कहा कि इसकी सुपाइन की इन्वॉल्वमेंट होगी। सुपाइन में सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस कर सकता है और लंबर स्पॉन्डाइलोसिस कर सकता है। नंबर 3 नी की बात है, नी में एक एक्सेप्शन याद रखनी है। और नंबर 4 हिप की बात है। हिप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है कि जब पेशेंट इंटरनली रोटेट करता है अपनी हिप को फ्लेक्स करके, तो ये इंटरनल रोटेशन जो है उस पर बहुत पेन होता है और बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड होती है ये मूवमेंट, उससे अटैम्प्ट करने नहीं होती। ये एक अर्ली साइन है ऑस्टियोआर्थराइटिस का। नाउ लास्ट आसान सी बात है कि आप इसको कैसे इन्वेस्टिगेट करोगे और कैसे ट्रीट करोगे। ये एक बोन का डीजेनरेटिव डिजीज़ है। बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन इसमें ऑलमोस्ट नॉर्मल ही होती हैं, जैसे कि CBC हो गया या ESR हो गया या C रिएक्टिव प्रोटीन है, ये बिल्कुल नॉर्मल आता है। लेकिन ये क्यों बताना ज़रूरी है? क्योंकि र्यूमेटाइड में CBC पे अनीमिया मिलता है, ESR भी रेज्ड होता है और C रिएक्टिव प्रोटीन भी रेज्ड होता है,
क्योंकि वो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, ये नॉन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है। नंबर 2, ये ऑटो इम्यून भी नहीं है, इसलिए एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी भी यहाँ पे एब्सेंट है, वहाँ हमें प्रेजेंट मिलेगी। नंबर 3, रूमेटिक फैक्टर जो है वो भी नहीं होता, रूमेटिक फैक्टर वहाँ पे पॉजिटिव होता है, और एंटी CCP भी वहाँ पे पॉजिटिव है, जबकि यहाँ नेगेटिव होती है। सिर्फ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखनी है कि जब हम एक्सरे करते हैं तो एक्सरे पे आप LOSS लॉस से याद रखें कि ये फाइंडिंग एक्सरे पे मिलती हैं। लॉस का मतलब ये है कि लॉस ऑफ जॉइंट स्पेस होता है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि जॉइंट स्पेस के अंदर नैरविंग हुई हुई होती है, ठीक है। अब ये जो नैरविंग हुई हुई है आपने याद रखना है, ये एसिमेट्रिकल नैरविंग है जॉइंट स्पेस की, जबकि न्यूमेटाइड में यही नैरविंग सिमेट्रिकल हो जाएगी। नंबर 2 बेटे आपने ऑस्टियो से याद रखना है कि ऑस्टियोफाइट्स जो हैं वो हमें वहाँ पे मिलते हैं, और ये ऑस्टियोफाइट्स नोड्स के बाद वहाँ पे बनते हैं। फिर आपने ऐसे याद रखना है कि सब कॉन्डल बोन की फॉर्मेशन होती है, क्या मिलता है, सब कॉन्डल बोन मिलती है, और इस ऐसे आपने याद रखना है कि हमें बोन सिस्ट मिलती है। तो वहाँ पे हमें क्या चीज़ें मिलती हैं, और कोई एनकाइलोसिस या जॉइंट्स की फ्यूजन नहीं मिलेगी। सो एसिमेट्रिकल लॉस ऑफ जॉइंट स्पेस या एसिमेट्रिकल जॉइंट स्पेस नर्विंग, ऑस्टियोफाइट्स, सबकॉन्डल बोन और बोनी सिस्ट मिलती है। लास्ट चीज़ आती है कि हमने इसको ट्रीट किस तरह से करना है। एक इसकी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट या जिसको हम कह सकते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है। ये जो नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है इसमें हम पेशेंट को कहते हैं कि अपना वेट जो है वो कम करे। नंबर 2, वो कुछ एक्सरसाइजेस करेगा जिससे उसके मसल्स को स्ट्रेंथनिंग मिलेगी। नंबर 3, हम कहते हैं स्पेसिफिकली अगर नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो क्वाड्रिसेप मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करेगा, और पेशेंट को ज़ाहिर अबाउट द डिजीज़ एंड इट्स रिस्क फैक्टर एजुकेट करते हैं। उसके बाद फार्माकोलॉजिकल थेरेपी आ जाती है। फार्माकोलॉजिकल में हमारा मेन एम तो ज़ाहिर है उसके पेन को कम करना है। सो बेस्ट इनिशियल या फर्स्ट जो ड्रग है वो एसिटामिनोफेन या पैरासीटामोल जो है वो क्या है, फर्स्ट लाइन एजेंट है। फर्स्ट लाइन एजेंट के बाद हम वहाँ पे मज़ीद पेन और उसको कम करने के लिए क्या दे सकते हैं, एनसेड आइदर टॉपिकल और ओरल। नंबर 3 बेटे हमने इंट्रा आर्टिक्यूलर स्टीरॉइड्स देने हैं। एग्जैक्ट रोल हमें स्टीरॉइड्स का नहीं पता, लेकिन ये उसकी प्रोग्रेशन को हेल्प करती हैं, डिजीज़ को और पेन को कम करने में हेल्प करती है अगर एनसेड और पैरासीटामोल से फ़र्क नहीं पड़ा है, ठीक है। स्पेशली अगर नी का ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो वहाँ पे हम इंट्रा आर्टिक्यूलर हाइलुरोनिन का इंजेक्शन देते हैं जो कि बोन की रीफॉर्मेशन में थोड़ा हेल्प करता है। और लास्ट चीज़ पे यही होती है कि आप अगर जॉइंट बहुत ही ज़्यादा डीजेनरेट हो चुका है तो जॉइंट को रिप्लेस कर दो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ट्रीटमेंट प्लान, जो बहुत ही ज़्यादा आसान सा है, यानी नॉन फार्माकोलॉजिकली वेट लॉस है, एक्सरसाइज है, क्वाड्रिसेप की स्ट्रेंथनिंग और एजुकेशन है, और फार्माकोलॉजिकली एसिटामिनोफेन एनसेड हो गया, इंट्रा आर्टिक्यूलर स्टीरॉइड है, इंट्रा आर्टिक्यूलर हाइलुरोनिन इंजेक्शन है, और जॉइंट की रिप्लेसमेंट है, ठीक है। सो आई नो ये थोड़ा सा मुश्किल था या जैसे भी था, लेकिन अब आपने इसको करना है क्योंकि अभी हम जब इसको रूमेटाइड से कंपेयर करेंगे फिर आपको और अच्छे से समझ आ जाएगी। सो ऑस्टियोआर्थराइटिस का बेसिक मतलब यही होता है कि आपका क्या हुआ है, डीजेनरेटिव डिजीज़ है जॉइंट्स का, ठीक है। क्रॉनिक नॉन इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है जिसमें प्रोग्रेसिवली आपकी जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है वो इरोड हो रही है। इसके कुछ प्राइमरी रिस्क फैक्टर हैं, कुछ सेकेंडरी रिस्क फैक्टर है। इसमें यहाँ हमने बात की थी कि ये ज़्यादातर फीमेल्स को इफेक्ट करता है, वेट बेरिंग जॉइंट्स को इफेक्ट करता है। उसके बाद हमने कहा लार्जर जॉइंट्स को करता है, एसिमेट्रिकली इन्वॉल्वमेंट होती है जबकि रूमेटाइड में सिमेट्रिकल है। उसके बाद इसमें कम जॉइंट्स 2 या 4 ही होते हैं। इंसीडियस ऑनसेट है, मॉर्निंग स्टिफनेस लेस देन 15 मिनट के लिए होती है, और रेपिटेटिव एक्टिविटी पे उसको पेन वगैरह ज़्यादा होता है, रेस्ट पे वो रिलीफ हो जाता है। साइंस में भी रिस्ट्रिक्शन, क्रेपिटस है, मस्कुलर वीकनिंग और मस्कुलर वेस्टिंग हो सकती है। फिर ये आगे इंटरफेरेंशियल जॉइंट्स और डिस्टल इंटरफेरेंशियल एंड प्रॉक्सिमल को इन्वॉल्व कर रहा है। वहाँ पे आपको हर्बर्नन एंड बुचार्ड नोड्स मिलते हैं। सुपाइन में स्पॉन्डाइलोसिस करता है, यहाँ पे नेक में पेन होके आर्म्स की तरफ जाएगा, बैक पेन रेडिएट करेगा टुवर्ड द लेग्स वगैरह। और नी के अंदर हमने देखा कि जर्की मूवमेंट और क्वाड्रिसेप की रेसलिंग हो सकती है। और इसी तरह हिप के अंदर भी बात की है कि उसको इंटरनल रोटेशन और पे रिस्ट्रिक्शन और पेन होती है, और ये अर्लियर साइन है। फिर इसकी इन्वेस्टिगेशंस बहुत आसान थी। बेसलाइन CBC, ESR, C-रेक्टोप्रोडीन, ANA है, RF फैक्टर, सिट्रोलिन, इसलिए किया कि उसको उससे डिफ्रेंशिएट कर सकें। मेन एक्सरे ही होता है जिस पे आपको एसिमेट्रिकल जॉइंट स्पेस नैरोइंग मिलती है, ऑस्टियोफाइट्स मिलते हैं, सबकॉन्डल बोन और बोन सिस्ट मिलती है। और ट्रीटमेंट अगेन बेटे नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम रूमेटाइड आर्थराइटिस पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और फिर उसको इसके साथ दोबारा कंपेयर कर लेंगे।